एन ओवरव्यू ऑफ सेल पे हम बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की बाउंड्री क्या है, तो लिख लेते हैं हम बैठ के आउटर मोस्ट। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है इन्हें इंडिविजुअल प्लांट सेल, एक एकल इंडिविजुअल प्लांट सेल की बात चल रही है। एक प्लांट सेल में सबसे बाहर की बाउंड्री क्या होती है बेटा, वो होती है सेल। ठीक है ना। और एक एनिमल सेल में सबसे बाहर की बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस किस चीज का होता है, वो होता है प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होती सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। एनिमल सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज लिखा हमने कि सबसे बाहर वाली जो सीमा होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में। ठीक है ना। फिर हर सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, इस सेल में हर एक सेल में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है, और इसके आधार पे ध्यान से बात सुनो के, न्यूक्लियस जो होता है ये वो जगह यहां पर की जो है वो बॉस मॉलिक्यूल डीएनए रहता है। मैंने बताया सारी कॉन्स्पिरेसी डीएनए की है, डीएनए वहां रहता है, सारा सेल कंट्रोल वो कर रहा होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव प्रकार का होता है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, प्रो। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक सेल वो होती है इसमें कि एडवांस या न्यू टाइप का न्यूक्लियस होता है। अब प्रश्न उठता है कि नए और पुराने न्यूक्लियस का मतलब क्या। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसका मतलब है डीएनए होगा नेकेड, नग्न डीएनए होगा। इसका मतलब है डीएनए इज कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूअस रहेगा वो। इसका मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, देयर इज नो मेम्ब्रेन, देन नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए होता है, द्वितंतुक डीएनए होता है, और ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता। साथ में जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स होने के कारण उनमें डीएनए का कंटेंट अधिक होता है। जब डीएनए का कंटेंट अधिक होगा तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर रखने पड़ेंगे वहां पे, और वो स्ट्रक्चर होते हैं क्या, वो होते हैं प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है वो हमको देखने मिलेगा यूकैरियोटिक के डीएनए के साथ में, जो डीएनए को अपने ऊपर लपेटे रहेगा। और जब हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान से बात सुना और यही याद कर लेना, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए जुड़ेगा ना, तो वहां से क्रोमोसोम का उदय शुरू होता है। तो हम जब भी कभी बैक्टीरिया के लिए क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं ना, तो गलत वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए, इसीलिए उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मतलब कुछ नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसे बोलते हैं हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। लेकिन जब हम केवल क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो सब प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, तो बनेगा एक्चुअल क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो जब प्रिमिटिव न्यूक्लियस बेटा मैं बोलूंगा, इसका मतलब है केवल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वहां प्रेजेंट है। और जब मैं बोलूंगा एडवांस न्यूक्लियस बोलूंगा, मैं बोलूंगा एडवांस न्यूक्लियस है, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो यहां पर बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक तो वे जीव हो गए जिनके पास में प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और दूसरे वो हो गए जिनके पास प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नहीं है वो क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक है, जिनके पास वो क्या हो गए, यूकैरियोटिक के। टोटल 5 किंगडम होते हैं, नाम बताएंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया। सभी के सभी प्रोकैरियोटिक को हम एक सिंगल किंगडम में डालते हैं, उसका नाम क्या है, मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक एक ही किंगडम में, तो उसका नाम क्या है, मोनेरा। और यूकैरियोटिक चार किंगडम, यूकैरियोटिक के 4 किंगडम हो गए बेटा। उसमें से एक किंगडम ऐसा है जहां पर हम सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक को डालते हैं, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक का किंगडम होता है। ठीक है, बाकी मल्टी सेल्ड यूकैरियोटिक किसमें आते हैं, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में आते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसको अपना काम करने के लिए उसको एक लिविंग फ्लूइड की आवश्यकता होती है, जीवित द्रव की आवश्यकता होती है, और वो होता है साइटोप्लाज्म। वो होता है साइटोप्लाज्म, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखो एग्जैक्टली बेटा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं ना, सेल के अंदर
सेल के अंदर प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, नोट कर लेना। प्लाज्म का मतलब होता है तरल, प्लाज्म का मतलब होता है तरल, ठीक है। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड या तरल, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोला सेल के अंदर का फ्लूइड हो गया ये, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है ना वो भी हम यूज करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसको जब में जो साइटोप्लाज्म है वही प्रोटोप्लाज्म, ध्यान से बात सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है वही उसका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए, एक न्यूक्लियस के अंदर वाला क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर वाला साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए, एक जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस से बाहर है वो हो गया अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, क्लियर। और प्रोकैरियोटिक में तो डिफरेंस ही नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते उसको, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वही साइटोप्लाज्म है। तो इन व्हाट टाइप ऑफ सेल वी कैन यूज प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टर्म एज ए सिनोनिम, प्रोकैरियोटिक सेल। हम किन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म शब्द को हम सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, और किस में नहीं कर सकते हम, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या कहा कि अब साइटोप्लाज्म है क्या, लिखते हैं एनसीईआरटी में, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल के। अब इसका मतलब इट इज द प्लेस where all the life activities are carried on, ये वो जगह है जहां पर सभी जीवन को बनाए रखने वाली क्रियाएं चल रही होती है, सभी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन में केमिकल बनते भी हैं टूटते भी हैं, बनते हैं एनाबॉलिक, टूटते हैं कैटाबॉलिक के। तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सब तरह की साइकिल, स्क्रैप साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, व्हाटएवर के सब कुछ होता प्लेटफॉर्म क्या है वो है साइटोप्लाज्म के। तो हम कहते हैं कि जो भी कोशिकीय क्रियाएं होती है उनका जो मेन एरेना है, मुख्य जगह जो है वो क्या है वो है साइटोप्लाज्म होती है वो, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे तमाम तरह की केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट होती है बेटा, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग बात, प्रोकैरियोटिक से कोशिकाओं में, ध्यान से बात सुना, एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल इनवेलप सिस्टम होता है। सिंगल इनवेलप का मतलब है दे हैव ओनली वन मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में सेल के अंदर है ना, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल के अंदर वाला जो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है वो नहीं होता है। यहां पे जो एकमात्र मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब अब ध्यान से, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, कंपार्टमेंट मतलब खंड, कैसे होंगे, जब अंदर दीवारें खड़ी करोगे, अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। सिंगल इनवेलप सिस्टम मतलब एकमात्र मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यहां पे आपको मल्टी इनवेलप सिस्टम देखने मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, वैसा क्यों होता है हम आगे बात करेंगे इस पर। सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा वैसे वैसे अलग अलग कंपार्टमेंट बनेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना, जब आप एक कमरे के, अभी हॉस्टल में आप एक कमरे के मान लो घर, अपने एक कमरा बना रखा, उसी में आपका स्टडी है, उसी में सोने का है, उसी में छोटा मोटा आपने अरेंजमेंट कर रखा है। तो या जो लोग एक कमरे के घर में रहते हैं तो वहां पे सारा किचन भी वहीं, सब कुछ वहीं पे है, सारी व्यवस्थाएं एक साथ एक्सपोज है। लेकिन जो बड़े घर होते हैं उनमें क्या होता है, किचन का एरिया अलग है, डाइनिंग एरिया अलग है, ड्राइंग एरिया अलग है, बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, टेम्पल का एरिया अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है ना। और दीवारें खड़ी है, भाई अलग अलग कमरे कब कहलाएंगे, जब दीवारें खड़ी होंगी। दीवारें खड़ी नहीं होंगी तो अलग अलग कमरे नहीं हो सकते हैं। तो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने हमको नहीं मिलता है, वो यूकैरियोटिक सेल में हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अब ध्यान से बात सुनो, एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो यूनिवर्सल है, जिसकी सब सेल को आवश्यकता है, वो कौन है, कौन है वो, क्यों राइबोसोम चाहिए, चाहिए क्यों वो, प्रोटीन। अब प्रोटीन ही क्यों चाहिए, प्रोटीन ही क्यों चाहिए, क्योंकि भैया मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़ दो आप, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्यों चाहिए, केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए। केमिकल रिएक्शन क्यों चलाना है, इसलिए चलाना ताकि जीवित रह सके हम, पर्पस तो वही है सेल का। तो मतलब
सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करनी है, और उन केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के लिए हमको कैटलिस्ट चाहिए, और ऐसे कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं वो एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो प्रोटीन बनाता हो वो सबको चाहिए। वो राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी है और यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखो सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, ठीक है। और न्यूक्लियोइड मतलब है सर्कुलर कंडेंस डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो कंडेंस हो गया उसे न्यूक्लियोइड बोल दिया हमने, इसी को वेक्टर क्रोमोसोम बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल देखेंगे आप, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है? एनिमल सेल है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसमें, सेंट्रल वैक्यूल नहीं है इसमें, सेल वॉल नहीं है इसमें, प्लाज्मोडेस्माटा जो दो प्लांट सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं जो सेल वॉल के थ्रू निकलते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो भी एनिमल सेल में देखने आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक है बेटा ये, ठीक है। फिर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में आपको जो है वो लाइसोसोम, सेंट्रियोल, आपको फ्लैजिला देखने आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे जनरल, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो यहां पे हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम जो है, या अब देखो सिंपल से, राइबोसोम चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, और एक कंडीशन पहले लग चुकी है कि जो भी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। इसका मतलब राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती होगी, इट इज दी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम जो होता है इट इज दी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई इसको हम ऑर्गेनेल भी क्यों बोले, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, इसलिए बोलना पड़ता है फंक्शनल और स्पेक्ट्रल। अदरवाइज ये क्या है? ये आरएनपी पार्टिकल है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है सिर्फ ये। राइबोसोम्स आर ओनली राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म, दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म जिसके पास एक एंजाइम है। वो सब पढ़ेंगे हम आगे। अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है। कुछ भी हो, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट सिस्टम हो लिविंग वर्ल्ड में, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो राइबोसोम आर दी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। विथ इन दी सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन दी टू ऑर्गेनेल। तो अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है ना। ऑर्गेनेल विद इन दी ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन दी ऑर्गेनेल। एग्जामिनर क्या करता है, आपको चीजें सिंपल है, पूछने का तरीका उसका अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने कहा कि जो है साइटोप्लाज्म के अलावा, सेल के अलावा, ये आपको सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने मिलेगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको देखने मिलेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जुड़ा भी होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा, ठीक है ना। एनिमल सेल में एक और सेल ऑर्गेनेल आपको मिलेगा जिसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो है सेंट्रोसोम। और दिमाग में ये क्वेश्चन रखना कि क्यों मेम्ब्रेन नहीं होती इसके पास में, ऐसा ये क्या काम करता है? सेंट्रोसोम जो है, जो काम सेंट्रोसोम करता है, अब ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आपके दिमाग में झट से क्वेश्चन आया चाहिए कि सर ये एनिमल सेल में तो हेल्प कर रहा है, प्लांट सेल में हेल्प क्यों नहीं करता है? इसका मतलब प्लांट सेल में कोई और काम संभालता होगा, इसका मतलब प्लांट सेल में क्या होता है ऐसा, ये हम आगे बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे। यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कारण ये कि जब तभी हम याद रख पाएंगे चीज को हम, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में क्या होता है, दूसरा है, इसका मतलब ये कि ध्यान से बात सुनना। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे आते हैं। मेम्ब्रेन जो द सेल ऑर्गेनेल which do not have membrane are present both in plant and animal cell, सही है तो, है ना। एनिमल सेल में the type of these kind of cell organelle are 2, in plant cell it is 1, right or wrong? एनिमल सेल में ये 2 तरह के हैं, प्लांट सेल में ये 1 तरह का है, सही है गलत? सही है भाई। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में तो नहीं है ना, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सिर्फ राइबोसोम है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, सेंट्रोसोम तो होता ही नहीं उसके अंदर। आई बात समझ में? तो आप है ना, जो कुछ भी स्टेटमेंट जो होता है ना, जब कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ध्यान से पढ़ो कि तुमने जो पढ़ा है उसको सही, उस पर सही है या नहीं, क्योंकि यही गलती कर रहे हैं हम ऐसा रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उन सब में हम गलती कर बेटा आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है,
एक सिंगल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करके ये पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकती है बेटा, इसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, टोटस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटायर। एक, ये किस बात का प्रमाण है? अगेन इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कि एक सेल के पास सब सूचनाएं होती है, एक सेल कुछ भी क्रिएट कर सकती है, एक सिंगल सेल को लेके आप पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कोशिकी पूर्ण सतर्कता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड इसका? सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्लियर? तो इसका ये सेम टू सेम आया एग्जाम में, नहीं आया? ठीक है ना, बिल्कुल आया। ये स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा एग्जाम में आया इस बात के, इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म के, ये सोमेटिक सेल दही कोशिका की वो क्षमता होती है, इसे पूरा जीव बन सकता है, इसको बोलते हैं कोशिकी टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं हमके। और ये हमको आसानी से प्लांट सेल में देखने मिलती है हमको। ठीक है, प्लांट सेल में आसानी से देखने मिलती है। और इसके बारे में पहली बार बताया था किसने? हैबरलैंड ने बताया था 1902 में, फर्स्ट टाइम हैबरलैंड ने बताया था। ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था स्टीवर्ट ने। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम? टिश्यू कल्चर में करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन में इसका उपयोग करते हैं हम, टिश्यू कल्चर में इसका हम उपयोग करते हैं। नोट किया? आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आप ना, एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट होता है। आपको पता है जब एक सेल डिवाइड करती है ना तो एक एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल बनता है। एक सेल डिवाइड करती है तो एक एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको हम? कैलस। उसके लिए हम कैलस वर्ड का हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना, है ना? तो कोशिकी टोटिपोटेंसी के उपयोग क्या होते हैं याद रखना। टोटिपोटेंसी इस बार आया है, अगली बार उपयोग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लीक हो गया पहले 25 का। ठीक है ना, इस बार टोटिपोटेंसी आया, अगली बार उसका उपयोग आएगा, नोट कर लो इसको। ठीक है ना, टिश्यू कल्चर में, माइक्रो प्रोपेगेशन में, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करोगे वायरस फ्री प्लांट आपको मिल जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करोगे वायरस फ्री प्लांट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, और आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन में जब अपन पढ़ेंगे ना सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम प्लांट, तब बात करेंगे इस पे हम। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए बेटे, टिश्यू कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर में इसका उपयोग करते हैं कोशिकी टोटिपोटेंसी का, इसका उपयोग करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, एक लिमिटेड जगह पर सेल का उपयोग कर कर मल्टीपल प्लांट्स को तैयार करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है बेटा। ठीक है ना, फिर वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करते हैं। ठीक है ना, याद रखना, नई एनसीईआरटी में मेरिस्टेम, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा कुछ नहीं दे रखा नई एनसीईआरटी में, लेकिन इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया पुरानी एनसीईआरटी से। ठीक है ना, आया नहीं आया? इसका मतलब भरोसा मत करना इन लोग पे। ठीक है, अपने को सब पढ़ना पड़ेगा बेटा ना, रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है ना, तो वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करते हैं। वो इतना रैपिड मल्टीप्लाई, अब ये कैसे वायरस फ्री प्लांट में जाता है? वो इतना तेज मल्टीप्लाई करता है कि वायरस उसको पीछे ही नहीं कर पाता उसका। कोई प्लांट यदि, देखो अब ये बात निकली तो थोड़ा आगे तक जाएगी वो तो, है ना। एक कोई प्लांट में यदि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ना, तो एकमात्र हिस्सा जिसको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है वो उसका एपिकल मेरिस्टेम होता है, क्योंकि वहां तक जब तक वायरस वहां पहुंचता है वो डिवाइड करके आगे जा चुका होता है। तो वायरस के मल्टीप्लाई करने की दर से हमेशा एपिकल मेरिस्टेम के डिवाइड करने की दर फास्ट होती है। तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में द पार्ट विच इज ऑलवेज रिमेन वायरस फ्री इज एपिकल मेरिस्टेम, उससे कल्चर करके हम बना सकते हैं प्लांट को हम। ठीक है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए